हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 मार्च को एमपी टेट संविदा वर्ग 3 का एग्जाम आपका समापन उसका हो चुका है। यानी कि 16 मार्च के एग्जाम में क्या परीक्षा में पूछा गया है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए बाल विकास में क्या संभावनाएं बनी, जो जानकारी मिली है उससे संबंधित जानकारी शेयर करूंगा। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे आप सीडीपी, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, साइकोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हो, वो बात अलग है कि सभी में थोड़े थोड़े मूलभूत अंतर होते ही हैं। देखिएगा, जो जानकारी मिली है किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन जो है आपका जीन प्याजे से पूछा गया है। तो देखिएगा क्या पूछा गया है, तो प्याजे से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं। देखिएगा, जीन प्याजे वो व्यक्ति हैं जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, जिसने अल्फ्रेड बिने के बुद्धि के सिद्धांत में भी सहयोग किया। दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध भी थे, आपके फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में। अब होता क्या है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इतना ही नहीं, जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह सूचना है जिसमें हम लोग मृत्यु पर्यंत या वृद्धावस्था तक का अध्ययन करते हैं, जबकि बाल विकास में हम लोग किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा गया है प्याजे की, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन वो ये पूछेगा, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी? तो आप बताओगे 4। अब मन में ये भी आता होगा कि ये संज्ञान होता क्या है। देखो बच्चों, मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। एक होता है आपका ज्ञान और दूसरी तरफ होता है संज्ञान। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान से हमेशा ऊंचा होता है संज्ञान, और संज्ञान में तर्क बुद्धि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है एज कंपेयर टू ज्ञान। अब वास्तविक अर्थ क्या है संज्ञान का? देखिएगा, मैं किताबी ज्ञान पर महत्व नहीं दूंगा। आप दैनिक जीवन में व्यवहारिक में व्यवहार करके देखिएगा। अगर आप न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते हैं, तो आप अपने लोकल न्यूज़ देखिएगा, तो वहां पे ये लिखा आता है कि फलाना केस पुलिस ने संज्ञान में लिया। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, कोई केस घटित हुआ था और उस केस को हाई कोर्ट ने ये बोला कि मैं इस केस को संज्ञान में लेता हूं। यानी कि जब कोर्ट उस केस को संज्ञान में लेगा और पुलिस जो क्राइम हुआ है, जो क्राइम से संबंधित जो केस होगा, उसको अपने आप में संज्ञान में लेगा, और जब संज्ञान में लेगा तो उसकी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेगा कि ऐसा क्या हुआ था कि ये क्राइम हुआ, यानी कि पूरी की पूरी जानकारी, और उस केस को अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा उस समस्या को, उस केस को हल करने का प्रयास करेगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि संज्ञान का अर्थ ये होता है जब व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करता है, लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करता है, तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है और सूझबूझ का प्रयोग करता है, और सामने देखकर प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, और हो सकता है कि उसने मेमोरी या स्मृति के द्वारा कोई चीज अपनी बुद्धि में सीखी हो। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं संज्ञान के भीतर शामिल की जाती हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, प्रत्यक्षीकरण, और प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ मैंने आपसे क्या बोला? स्मृति। ठीक है, और मुद्दा इतना सा है जहां पर हम सूझबूझ के द्वारा उस केस को सॉल्व करेंगे, वो आपका संज्ञान होगा। और इसी संज्ञान से संबंधित जीन प्याजे का सिद्धांत है, जहां प्याजे बोलता है कि व्यक्ति या बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है या उसका मानसिक डेवलपमेंट जो होता है, वो कुछ अवस्थाओं में होता है, कुछ चरणों में होता है। एक चरण में इतना उसका संज्ञान डेवलप हुआ, दूसरे चरण में उसका और संज्ञान डेवलपमेंट हुआ, तीसरे चरण में और ज्यादा, और चौथे चरण में और ज्यादा। यानी कि प्याजे बोलते हैं कि अवस्थाओं में उसकी मानसिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि यह सतत रूप से नहीं, असतत रूप से बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। ध्यान में रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। आइएगा, अब प्याजे जो हैं, इससे संबंधित और जानकारी हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। देखिएगा, प्याजे साहब ने जो एक शब्द प्रयोग किया था, अनुकूलन। क्या? अनुकूलन, जिसे हम लोग एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। क्या परिभाषा होती है, मैं पहले वो समझाता हूं और फिर इसके 2 भाग होते हैं, वो भी समझाऊंगा आपको। देखिएगा, अनुकूलन को यह अर्थ होता है
कि जब व्यक्ति या बालक वातावरण से, एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है और अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है उस एटमॉस्फेयर में, और इतना ही नहीं, जब वो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करे, तो ऐसी क्रिया को हम लोग अनुकूलन के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ऐसा मैंने जो बताया वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, पूर्व और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करना अनुकूलन, एडेप्टेशन कहलाएगा। कभी कभार व्यक्ति जो होता है, इलाहाबाद का मैं रहने वाला हूँ और मैं इलाहाबाद में जो मैंने आसपास एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट किया वो मेरी पूर्व ज्ञान है, और मैं कुछ समय के लिए मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख चला गया तो मेरे सामने नई सिचुएशन आ गई। तो पुराने से जब नए में जाओगे और दोनों के बीच में एक सामंजस्य या संतुलन स्थापित करने की कोशिश करोगे, वही क्रिया अनुकूलन है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। पहले आप ये देखिएगा कि अनुकूलन के दो भाग होते हैं, ठीक है? कितने? दो। पहला होता है आत्मसात्करण और जबकि दूसरा होता है आपका क्या? समायोजन। पहला क्या है? आत्मसात्करण, जिसे समावेशन के नाम से भी जानते हैं या एसिमुलेशन के नाम से भी जानते हैं, जबकि अनुकूलन का दूसरा भाग होता है समायोजन, जिसे एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। समझिएगा, जो आत्मसात्करण है वो बोलता है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना या मिलान करना, जबकि समायोजन जो होता है कि पूर्व में नवीन ज्ञान को जोड़ना और जोड़ने के बाद ज्ञान में सुधार करना, वृद्धि करना, विस्तार करना और त्रुटियों का, एरर को दूर करना, वो आपका समायोजन कहलाएगा। समस्या के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपके घर में एक जानवर है, ठीक है? वो है आपका कुत्ता, डॉग मान लेते हैं। आप एक छोटे बालक हो, ठीक है? छोटे थे, 4-5 साल के। अब घर वालों ने आपको बताया कि ये फलाना जीव जो है इसे डॉग कहते हैं और ये काले रंग का है। बच्चे ने पूछा कि ये क्या है? पापा, मम्मी, दादा दादी से तो बताते हैं कि ये डॉग है, ये काले रंग का है, 4 पैर है। तो बालक ने उस डॉग को देखकर या जो भी जानकारी उसको माता पिता के माध्यम से मिली, या उसने जो भी डॉग को देखकर सीखा कि ये जीव है, ये काले रंग का है, 4 पैर है, भौंकता है, और इससे संबंधित जो भी नॉलेज इसको प्राप्त हुई, उसने अपने मस्तिष्क या स्कीमा में, यानी कि जो नॉलेज हुई उसने अपने मस्तिष्क में रखी, स्टोर करी। जहां पर वो स्टोर कर रहा है नॉलेज को, वो है स्कीमा। किससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है? कुत्ते का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ये है उसका पूर्व ज्ञान। अब होता क्या है, कुछ समय बाद उसके घर में उसी कुत्ते से मिलता जुलता जीव कोई आ जाता है। पहले आया काला कुत्ता, अब जो आ गया वो सफेद रंग का कुत्ता था। अब बालक ध्यान से देख रहा है उस कुत्ते को। बालक देख रहा है, यार इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी पूंछ है, ये सफेद रंग का दिखाई दे रहा है। ये नया ज्ञान है बालक के लिए। तो बालक पहले क्या करेगा, जो पहले काला कुत्ता था और जो बाद में सफेद कुत्ता आया, नया ज्ञान, पुराने वाले में नए ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेगा। और वो सोचेगा क्या, यार ये कुत्ता ही वही जीव तो नहीं है। अभी वो सिर्फ सोच रहा है और मिलाने की कोशिश कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। जब व्यक्ति पुराने वाले में नई चीज़ों को जोड़े या मिलान करे, तो जोड़ने को, मिलान को हम लोग एसिमुलेट कहते हैं, जोड़ने को। ध्यान रखिएगा। तो अभी वो सिर्फ जोड़ रहा है और चिंतन कर रहा है क्या ये वही है। जब वो जोड़े तो ये कहलाता है आत्मसात्करण या समावेशन। जबकि अभी बालक ये बता रहा है, ये कोई और जीव है भाई, दिख रहा है लेकिन ये कोई अन्य है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये भी कुत्ता है लेकिन अलग रंग का है। बालक नहीं बता पाया कि ये कुत्ता है, यानी कहीं ना कहीं बालक का ज्ञान पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाया है। वो कुछ ना कुछ त्रुटि कर पाया है। यदि बालक यह बताने में सक्षम हो जाता कि ये भी कुत्ता है, बस अंतर इतना सा है कि इसका रंग अलग दिखाई दे रहा है, इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी पूंछ है, ये भी भौंकता है, बस अंतर किसका है? कलर का है। अगर वो बता देता कि ये कुत्ता ही है तो वो अंतर कर सकता था, ठीक है? कलर का अंतर करके उसने बता दिया, ठीक है? यानी कि अंतर करना, त्रुटियों को दूर करना, अपने ज्ञान में विस्तार या वृद्धि करना या मॉडिफिकेशन करना, ये सारा का सारा कहलाता है समायोजन या एकोमोडेशन। अब मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। पहले कुत्ता आया काले रंग का, फिर बाद में बिल्ली आई, ठीक है? काले कुत्ते में बिल्ली के ज्ञान को वो जोड़ रहा
तो ये है आत्मसातकरण। सिर्फ जोड़ रहा है, सोच रहा है यार कि ये वही है कि नहीं है, और गलती भी कर दी कि उसने बोल दिया कि ये यार कुत्ता है, लेकिन है तो नहीं, ये तो बिल्ली है। जब वो गलती कर जाए या मिलान करे या जोड़े तो वो है आत्मसातकरण। लेकिन बालक ने बोल दिया नहीं भाई, ये कुत्ता नहीं है, बाद में ये बिल्ली है। तो ये ज्ञान में क्या है? वृद्धि, यानी कि चीज़ों में अंतर, यानी कि विस्तार, यानी कि वृद्धि, ये मॉडिफिकेशन, ये कहलाएगा आपका समायोजन या एकोमोडेशन है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ये मैंने प्याजे से संबंधित आपको जानकारी दी है। हो सकता है कि एमपी टेट वर्ग में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया हो। अभी हम लोग जल्दी ही जो प्याजे जो है उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा, एक क्वेश्चन किशोरावस्था से पूछा गया है, एडोलेसेंस। तो देखिएगा, अगर किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा गया है तो एक व्यक्ति का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। उस व्यक्ति का नाम है स्टैनले हॉल, जो आपके अमेरिका के रहने वाले थे। किशोर मनोविज्ञान का या किशोरावस्था का जनक स्टैनले हॉल को ही माना जाता है। ये वही स्टैनले हॉल है जिन्हें बाल आंदोलन का भी जनक माना जाता है। ये वही स्टैनले हॉल हैं जिन्होंने बालकों के लिए बाल प्रश्नावली का निर्माण करा। ये वही स्टैनले हॉल हैं जिन्होंने अमेरिका में प्रथम बाल सुधार गृह 1887 न्यूयॉर्क में स्थापित करा। ये वही स्टैनले हॉल हैं जिन्होंने बच्चों के लिए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइज जैसी संस्थाओं का निर्माण भी अमेरिका में किया। और ये वही स्टैनली हॉल हैं जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में एक कथन दिया था कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था है। अपनी पुस्तक एडोलेसेंस को हिंदी में किशोरावस्था बोला जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम था एडोलेसेंस। इस पुस्तक में ही उन्होंने यह कथन की जानकारी दी, और इसी पुस्तक में 1904 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था त्वरित विकास का या आकस्मिक विकास का सिद्धांत भी इसी पुस्तक में दिया था। किसने? स्टैनली हॉल ने। तो ध्यान में रखिएगा, स्टैनली हॉल का क्वेश्चन आपका किशोर अवस्था से संबंधित है, और किशोर अवस्था से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, किशोर अवस्था के बाद एक क्वेश्चन ये भी देखने को सुनाई में आया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान में रखिएगा, अमेरिका के रहने वाले जिन्होंने सारे प्रयोग पुरुषों पर करे, महिलाओं पर नहीं किए नैतिकता के, उस व्यक्ति का नाम था कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने ही अपनी नैतिकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने सारे प्रयोग किस पर किए थे? पुरुषों पे किए। और जिस पुरुष पे काल्पनिक इन्होंने प्रयोग करके स्टोरी बताई थी, जिस पर नैतिकता का प्रयोग किया था, उस व्यक्ति का नाम था हिंज या हाइंज। हाइंज पर ही सारे प्रयोग किए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग तो 100 के आसपास किए, बहुत प्रयोग किए, और सारे पुरुषों पे किए। और जो सबसे परफेक्ट और सफल प्रयोग जो माना जाता है वो हिंज नामक या हाइंज नामक व्यक्ति पर किया गया था। कोहलबर्ग ने वही नैतिकता का सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पूर्व नैतिक अवस्था, जिसे हम लोग पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी थी नैतिक अवस्था, और तीसरी थी उत्तर या पश्च नैतिक अवस्था। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। विस्तार से चर्चा हम अपने लेक्चर में कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको देखने को अवश्य मिल जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने लिखी है। अमेरिकी विद्वान हैं ये आपके, और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। और कभी कभी हम लोग आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को ही मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक अगर कोई पूछे तो विलियम जेम्स लगाइए। और अगर आपसे ये पूछता है कि वर्तमान में या आधुनिक समय में मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो 2 बातें ध्यान में रखिएगा। पहला विलियम वुंट और दूसरा विलियम जेम्स। आपको मानना है विलियम वुंट। अगर एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो उसमें स्पष्ट बोला गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है जर्मनी के। अगर ऑप्शन में विलियम वुंट ना हो तब आप विलियम जेम्स की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो वहाँ अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो होता क्या है कि जो आपका आयोग जो होता है वो दोनों को सही मान लेता है आपका। लेकिन सही आंसर पहले विलियम वुंट है।
अगर ऑप्शन बनता है तो अगर विलियम वुंट ना है तो बेधड़क होगी आप विलियम जेम्स आप लगा लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विलियम जेम्स ने ही प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी। अब सुनिएगा ध्यान से। विलियम वुंट की बात हुई 1879 में ही जर्मनी के लिप्चिक शहर में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी, जिसे किस विश्वविद्यालय में, लिप्चिंग शहर में लिप्चिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करी। इसी में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी इन्होंने, और इनको प्रयोग मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। किसको? विलियम वुंट। कहाँ के हैं? जर्मनी के, और यही आधुनिक मनोविज्ञान के पिता भी हैं। और इन्होंने एक विधि दी थी, और उस विधि को हम लोग अंतर्दर्शन विधि के नाम से जानते हैं। और यह व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है सबसे प्राचीन। देने वाले कौन है? आपके विलियम वुंट। ध्यान रखिएगा। और बाद में ये यूनिवर्सिटी का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है, क्योंकि कार्ल मार्क्स आपकी जर्मनी से संबंधित है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और ये वही विलियम वुंट है जिन्होंने मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय स्थापित किया था, और उस संप्रदाय का नाम है आपका संरचनावाद। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये संरचनावाद क्या होता है। देखिएगा, और संप्रदाय क्या होता है। देखिए, संप्रदाय एक विचारधारा है। जैसे आप बौद्ध धर्म पढ़ते हो तो हीनयान है, महायान है। हीनयान जो होते हैं अलग तरीके से बुद्ध की प्रैक्टिस करते हैं, जबकि महायान है बुद्ध की अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। हीनयान बुद्ध को भगवान मानते हैं, महायान जो होते हैं बुद्ध को भगवान ना मान के, हीनयान जो है वो योगी मानते हैं, जबकि महायान जो है, महायान संप्रदाय जो है वो बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान की तरह मानते हैं। यानी कि संप्रदाय एक विचारधारा है कि फलाने समय में कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जो एक विचारधारा से संबंधित रखते थे। तो उसी मनोविज्ञान में संप्रदाय का विकास हुआ, और पहला संप्रदाय संरचनावाद था, जिसके जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। यानी कि यहाँ पर संरचना पर अध्ययन दिया गया। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब इन सब की जानकारी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ी सी और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर थॉर्नडाइक से संबंधित जानकारी पूछी गई है कि प्राथमिक एवं गौण नियम किसने दिए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक और गौण नियम जो दिए थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने ही उद्दीपक अनुक्रिया या SR सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, जिसे प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत कहते हैं, और इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, उन्होंने प्रमुख नियम जो दिए थे वो 3 थे। सबसे पहले उन्होंने बोला था सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। फिर उसने बोला तत्पर हो तो आप अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास कर लिया तो रिजल्ट का वेट करो, परिणाम यानी कि प्रभाव। 3 नियम दिए थे, प्रमुख नियम। और गौण नियम 5-6 की संख्या आप दे सकते हो। तो ये देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, तो आपके कौन थे? आपके थॉर्नडाइक साहब थे। बिल्ली चूहे का इनका प्रयोग है, बहुत बहुत फेमस है, आप समझ सकते हैं। तो एक थॉर्नडाइक से संबंधित था, और बुद्धि से भी संबंधित इनके बारे में जानकारी मिलती है कि बुद्धि का वर्गीकरण 3 भागों में, बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ये भी आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया था। इतनी जानकारी हमने शेयर करी। और एक क्वेश्चन अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित देखा जा रहा है, किसने बार्बी डॉल पर अपना प्रयोग किया, और किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, किसने प्रेक्षण या अवलोकन या निरीक्षण या अनुकरण के माध्यम से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो अल्बर्ट बंडूरा, जो कनाडा के रहने वाले थे, जिनके सिद्धांत को मॉडलिंग या प्रतिदर्श का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग बार्बी डॉल पर किया था। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इसका सेकंड वीडियो जल्दी ही हम आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आपको बिल्कुल सही तरीके से देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जितनी जानकारी देखिए ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में थोड़ी समस्या तो होती है कि क्यों, कौन सी जानकारी हम लोग को प्राप्त हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल जीएस वाला पर बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक दूर दूर तक शेयर कीजिए। बने रहिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए, MP वर्ग के लिए, UP टेट के लिए, C टेट के लिए। इसके साथ साथ अगर आप NCERT GS कंप्लीट करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ हिस्ट्री के लिए और करंट अफेयर के लिए। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ GS वाले एकेडमी पर CDP, करंट अफेयर और आपका GS हिस्ट्री। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।